हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है शशि और हम लोग शुरू करने वाले क्लास 10th की फिजिक्स। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, समतल दर्पण में अगर लंबवत प्रकाश की किरण आती है तो वो कहाँ से होकर गुजरती है। इसके बाद पढ़ चुके हैं पारभासी, अपारदर्शी, और पारदर्शी। इसके बाद पढ़ चुके हैं हम लोग किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। और प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के कितने नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इन सब के बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पिछले वाले क्लास में जाके पार्ट 1 में आप चेक कर सकते हैं, इसी प्ले लिस्ट में दिया गया होगा तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग बिना किसी देरी का शुरू करते हैं प्रतिबिंब को। प्रतिबिंब किसी भी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं हम लोग प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पर दो बात लिखे हुए, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती है उसके लिए है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और मिलती हुई प्रतीत होती है उसके लिए है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। चलिए नेक्स्ट, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको कहते हैं हम लोग रियल इमेज, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, इसी को कहते हैं हम लोग आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का ही दूसरा नाम होता है आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का ही दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब। चलिए शुरू करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या वास्तव में मिलती है उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब के दो पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमेशा याद रखना है आपको कि प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब की अपेक्षा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। ये दो पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब के। चलिए हम लोग चलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब के भी दो नियम हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, और दूसरी बात है वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। अब देखिए हम लोग जो सिनेमा हॉल में बोर्ड पे, सिनेमा हॉल में जो पिक्चर देखते हैं वो किस तरह का प्रतिबिंब होगा, उसे तो पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो सिंपल सी जाहिर सी बात है, वो कौन सी प्रतिबिंब होगी, वास्तविक प्रतिबिंब होगी, क्योंकि उसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो सिनेमा हॉल में जिस प्रतिबिंब को हम लोग देखते हैं, हॉल में जिस मूवी को भी देखते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमें समझ में आ गया कि ये पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता और ये वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ठीक है, चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटे हुए रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर कहीं किसी जगह पे काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो उस वहां पर दिखाने के लिए उसको हम लोग डॉटेड रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। टूटे हुए रेखा कुछ इस तरह से डॉट रेखा द्वारा दर्शाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषता। देखिए अगर हम लोग कहें तो दर्पण दो प्रकार के कह सकते हैं। दर्पण अगर आपको पूछे कि दर्पण कितने प्रकार के हैं तो आप बोल सकते हैं कि दर्पण दो प्रकार का, एक हम लोग बोल सकते हैं समतल दर्पण, और दूसरा बोल सकते हैं हम लोग गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो अभी हम लोग समतल दर्पण के बारे में कल थोड़ा सा पढ़े थे और आज हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे गोलीय दर्पण को। देखिए समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषता, पहला विशेषता इसका क्या हम लोग जान लेते हैं। देखिए पहला विशेषता जो हमारे पास है वो है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जिस आईना में हम लोग अपना मुंह देखते हैं सुबह सुबह उठ करके, उसमें हम लोग जो भी देखते हैं दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। प्रतिबिंब क्या बढ़ता है, दर्पण के पीछे। और दूसरी बात यह है
प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। जिस तरह से हम लोग मतलब अपना फेस ऊपर है तो उसमें उस पर आईना दर्पण में भी फेस क्या होगा, ऊपर होगा। तीसरी बात है कि प्रतिबिंब आभासी होता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। सिंपल सी जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब आभासी होगा तो उसे पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। अगला है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे होता है जितना दर्पण से वस्तु आगे। मतलब मान लीजिए ये हमारे पास एक दर्पण है, यहाँ से हम मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग 2 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा इस दर्पण से, ये दर्पण है मान लेते हैं, तो इससे 1 मीटर उधर, 1 मीटर इधर है तो 1 मीटर उधर बनेगा। मतलब सिंपल सी बात, जाहिर सी बात है कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी इसमें क्या होती है, बराबर होती है। और अगला है पार्श्व परिवर्तन। और इसमें समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब जो होते हैं पार्श्विक होते हैं, पार्श्विक होते हैं, वो तो नहीं लिखे हैं, आप समझ लीजिए पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, लेटरल इन्वर्सन। देखिए समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब के बाएं, वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां हो जाता है। इस परिवर्तन को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। इस परिवर्तन को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। दोस्तों अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर हो सकता है कि कोई सी दोस्त को आपको फायदा मिल सके इस वीडियो को शेयर करने से, तो उसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये शुरू करते बिना किसी देरी का आगे। अभी हम लोग पढ़ चुके थे समतल दर्पण के बारे में और उसमें बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण और उसमें बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण जो है इसका जो परावर्तक सतह होगा किसी खोखले गोले, गोला जो होता है जिस तरह से इस तरह का खोखले गोले का भाग होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग ये जो है हम लोग का गोलीय दर्पण है, ये जो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में कुछ पॉइंट है, जैसे ये हो गया ध्रुव आपका, ये हो गया ध्रुव। यहाँ पर जो ये सी है इसको कहते हैं वक्रता केंद्र यानी कि सी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक खींचा गया इसको कहते हैं प्रधान अक्ष, इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं ध्रुव के बारे में। देखिए गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब देखिए मध्य बिंदु क्या है, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या है। देखिए अगर आप इस चीज को यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, इस तरह से देखिए आप, इनके कोई न कोई बीच वाला स्थान होगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच वाला स्थान। तो जो बीच वाला स्थान है यहाँ से ऊपर भी और यहाँ से नीचे भी समान दूरी पर होगा ये, ठीक है, दर्पण का। तो ये मध्य बिंदु हो गया इसका, तो इसके मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं ध्रुव, यानी कि इसे पी से सूचित किया जाता है। दूसरा वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से सूचित किया जाता है। देखिए ये गोलीय दर्पण किसी न किसी गोले का ये भाग है और इसके जो केंद्र होंगे, इसके जो केंद्र है उसी को कहते हैं वक्रता केंद्र। अब आगे वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए ये गोलीय दर्पण है और इसका ये किसी न किसी गोले का भाग होगा, तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा, इसके त्रिज्या को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसे आर से सूचित करते हैं, इसे आर से सूचित करते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रधान अक्ष या मुख अक्ष पे। देखिए गोलीय दर्पण को ध्रुव से वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के ध्रुव से, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाला, ध्रुव से वक्रता केंद्र, यहाँ से यहाँ तक के मिलाने वाली रेखा जो होती है वही होती है हमारी प्रधान अक्ष, इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। तभी आप समझ चुके हैं ध्रुव, गोलीय वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और प्रधान अक्ष, इन सबको थोड़ा सा जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि आगे जो इसका न्यूमेरिकल्स आएगा इस पे बेसिस आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कनकैव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। देखिए ये जो हमारा उत्तल दर्पण है, ये जो हमारा उत्तल दर्पण है, अगर आप बीच में इसको ऐसे कट कर दीजिएगा, ऐसे कट कर दीजिएगा तो 2 भागों में बटेगा। इस भाग को कहेंगे हम लोग अवतल दर्पण और इस भाग को कहेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। इधर परावर्तक सतह अंदर की तरफ है और यहाँ पर परावर्तक सतह बाहर की तरफ है। देखिए ये जो इस तरह से किया हुआ इसको कहते हैं कलई किया हुआ,
मतलब पेंट किया हुआ कहते हैं। और ये जो नीचे होगा ये चिकना सतह होगा, और इसको कहेंगे हम लोग परावर्तक सतह, इसको कहेंगे हम लोग परावर्तक सतह। ठीक है, तो देखिए अगर गोलीय दर्पण को आप दो भागों में बांटते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, तो ये आपका बट गया दो भागों में, और इसी को कहते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण कहते हैं किसको है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो, परावर्तक सतह अंदर की तरफ, ऐसे देख लीजिए ये हमारा हाथ हो गया, तो ये जो धंसा हुआ भाग रहेगा, अगर परावर्तक सतह ये ऐसा धंसा हुआ रहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग अवतल दर्पण। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये अंदर की तरफ परावर्तक सतह ढका हुआ है, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। इसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस दूरी बताएंगे, वक्रता त्रिज्या भी बताएंगे, ये हम अभी समझाने के लिए लिख दिए। तो अवतल दर्पण हो गई ये आपका। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, देखिए बाहर की तरफ उभरा हुआ, इस तरह से अगर ये वाला परावर्तक सतह हो ऐसे करके बाहर की तरफ, तो इसको कहेंगे अवतल दर्पण। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये बाहर की तरफ, नहीं अंदर तो काले किया हुआ, बाहर की तरफ अगर परावर्तक सतह उभरा हुआ है तो इसको कहेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। यहाँ तक समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। दोस्तों मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा जो पढ़ने वाले हैं। चलिए अवतल दर्पण की फोकस, अब हम लोग फोकस के बारे में पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है। देखिए किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख अक्ष के समांतर आती किरणें परावर्तन के बाद मिलती है। देखिए ये एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये इसका मुख अक्ष हुआ, ये जो लाइन है इसको कहते हैं मुख अक्ष या प्रधान अक्ष, इसके समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, और ये परावर्तन के बाद कुछ इस तरह से जहां से होकर दोनों गुजरेगी वो बिंदु का लाए इसका फोकस एफ, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं दोस्तों, फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, फोकस दूरी कहते हैं। सेम उत्तल दर्पण में भी होता है, उत्तल दर्पण का फोकस, किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है। देखिए लगेगा कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, इस तरह से मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए ये एक उत्तल दर्पण है, कौन सी दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो इसके अंदर में ये कलाई किया गया है, ये मुख अक्ष के समांतर, ये जो किरण है ये मुख अक्ष ही है इसका, ठीक है, यहाँ पर पी हो गया इसका। तो मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है दर्पण से परावर्तन के बाद। देखिए अवतल दर्पण में कुछ, उत्तल दर्पण में कुछ इस तरह से मुड़ता है, यहाँ से आ रही है तो यहाँ से मुड़ेगी, तो ये हम लोग इमेजिनरी रूप से आगे बढ़ाएंगे इसको डॉटेड रेखा द्वारा, क्योंकि हम पहले ही बताए थे काल्पनिक रेखा को, काल्पनिक प्रतिबिंब को मतलब काल्पनिक रेखा को डॉटेड द्वारा दर्शाएंगे। ये इधर तो आ रही है ना, हम लोग मान लेते कि आ रही है, फिर ये वाला प्रकाश की किरण इधर जा रही है और परावर्तन के बाद यहाँ से लौटी, यहाँ से क्या हो रही है, लौट रही है, तो ये जहाँ पर मिल रही है वो हो गया हम लोग का फोकस। क्या हो गया हम लोग का फोकस। तो ये होगी अवतल दर्पण की फोकस, ये हो गई अवतल दर्पण की फोकस। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं फोकस दूरी पर। देखिए ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, अब ये इंपॉर्टेंट चीज हर बार पूछा जाता है और सिद्ध करने के लिए भी कहा जाता है इसको, कभी कभी एग्जाम में सिद्ध करने के लिए भी कहा जाता है। सिद्ध करने के लिए हम लोग लास्ट में समझेंगे, अभी हम लोग समझ लेते हैं ये संबंध क्या है। देखिए वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है 2 गुना फोकस, यानी कि वक्रता त्रिज्या को r से सूचित करते हैं, फोकस को f से, 2 गुना f हो जाएगा, r बराबर 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। देखिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी, फोकस दूरी में दुगुना से गुना, 2 से गुना किया तो दुगुनी हो गई। अगला देखिए फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला है, इसी को दो तरह से लिख सकते हैं। बराबर तो 2 इधर जाएगा तो r बटे 2 हो गया, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो ये हो गई हम लोग को, इसको सिद्ध करने के लिए हम लास्ट में सीखेंगे कि इसको सिद्ध कैसे किया जाता है। और ये हो गई
पहली बात तो ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। दूसरा दर्पण सूत्र के बारे में हम लोग सिद्ध करने के लिए जानेंगे। चलिए